बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक बड़ी भर्ती निकाल दी गई है दोस्तों। अगर आप मात्र 12th पास कर लिए हैं, आप इस भर्ती को भर सकते हैं। इस भर्ती का नाम होगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से कीट संग्रहकर्ता का पोस्ट आपके लिए होगा और इसमें आप स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकला ये भर्ती है। आसान भाषा में आपको हम समझाते हैं क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, क्या फॉर्म फी है, सब चीज आपको समझाते हैं ताकि आप इस भर्ती के बारे में सब कुछ आसानी से जान जाइए। फिर आपका जो यहाँ पे अभ्यर्थीता है वो रद्द कर दिया जाएगा और उतना ही नहीं, आगे सुनिए कि विरुद्ध कार्रवाई भी किया जाएगा। कौन सा कार्रवाई? तो कानूनी कार्रवाई भी आप पे किया जा सकता है। मतलब है आप। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक खुशखबरी के बारे में आपको हम पूरा जानकारी देने वाले हैं। कितने पद पर वैकेंसी निकला है, सबसे पहले जानिए कि पद कहां से निकला है। तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, यानी कि इसका हिंदी में अनुवाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से यह पद निकाला गया है, जिसमें टोटल पद का अगर हम बात कर लें तो वो आपका 53 होने वाला है। मैक्सिमम पद है, मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इस भर्ती के बारे में आसानी से समझ जाइए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिहार के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता, ठीक है, यही पोस्ट आपका होने वाला है। ठीक है, कौन सा पोस्ट? तो कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 2025 निकाला गया है। आपका अप्लाई डेट भी शुरू हो चुका है, मतलब कि 5 फरवरी 2025 से ये अप्लाई डेट शुरू हो चुका है और 5 मार्च 2025 तक रहने वाला है। मतलब कि 5 फरवरी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? तो 5 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी जाके इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि कैसे भरना, क्या सब डिटेल दिया गया है, जो कि अगर नहीं जानिएगा तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। तो आप सभी लोग इस दिनांक के पहले इस वैकेंसी को भर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। वेतनमान का अगर हम बात कर ले, कितना रुपया आपको इसमें मिलने वाला है? 5200 से लेकर के 20,200 तक का यहाँ पे रखा गया है वेतनमान। जिसमें ग्रेड पे का अगर बात करें तो 1800 ग्रेड पे का ये जॉब होगा, जो कि लेवल 1 का होगा। लेकिन आप पूछेंगे सैलरी कितना मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपका सैलरी क्या हो सकता है? तो आपको बता दें कि 25,000 से लेकर के 30,000 के करीब में आपका शुरुआती सैलरी होगा, जो कि आपका पर मंथ का सैलरी होने वाला है। अच्छा खासा रुपया मिलेगा, ज्यादा कुछ करना भी आपको नहीं पड़ेगा। आइए आगे समझते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कितना पढ़े लिखे आप होंगे तो अभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो जितने भी लोग 12th पास कर चुके हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट आप पूछेंगे कि इसमें उम्र क्या मांगा जा रहा है, बताइए। ठीक है, बताते हैं आपको। आयु सीमा जो है 1/8/2024 से काउंट किया जाएगा, मतलब कि 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2024 से आपका यहाँ पे आयु जो है काउंट किया जा रहा है, देख लीजिएगा। ठीक है, न्यूनतम आयु जो रखा गया है वो 18 वर्ष, यानी कि आप अगर इंटर पास कर लिए हैं और आप 18 वर्ष से ज्यादा के हो चुके हैं, 18 वर्ष आपका पूरा हो चुका है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आप भर सकते हैं इस फॉर्म को खुद से भी या साइबर कैफे से भी। आपको सभी चीज हम बताते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं अधिकतम उम्र सीमा कितना रखा गया है। अधिकतम उम्र सीमा में यहाँ देखिए कैटेगरी लिखा गया है, यहाँ पे मैक्सिमम एज लिखा गया है। मिनिमम एज तो आपको हम बता दिए, मिनिमम एज क्या था? तो 18। ठीक है, और क्या था कि 12th पास आपका होना जरूरी है, ये था। अब यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी, जनरल, और इसको समझिए कि ईडब्ल्यूएस भी इसी में है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना होना चाहिए? 37 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम आपका 37 वर्ष तक है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर 12th पास आप साइंस स्ट्रीम से कर लिए हैं तब। अब जनरल की महिला है या ईडब्ल्यूएस की महिला है तो वो आप 40 वर्ष तक भर सकते हैं, यानी कि आपका 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 40 वर्ष। कौन कौन? तो यूआर यानी कि जनरल की महिला है या ईडब्ल्यूएस की महिला है तो 40 वर्ष तक आप लोग इसको भर सकते हैं इस फॉर्म को। बीसी ईबीसी का अगर आप पुरुष या महिला हैं तो आप लोग के लिए भी 40 वर्ष तक का उम्र दिया गया है, यानी कि आप भी 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक भर सकते हैं। कौन कौन? तो बीसी और ईबीसी के जो भी पुरुष या महिला उम्मीदवार हैं। ठीक है, एससी एसटी में अगर पुरुष महिला हैं, आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, मेल फीमेल कोई भी हैं, तो आपका 42 वर्ष तक, यानी कि 5 वर्ष का आपको एक्स्ट्रा छूट मिलता है। जबकि यहाँ पे देखेंगे बीसी ईबीसी के लिए 3 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिलता है। तो आप लोग कब से कब तक? तो 18 से लेकर के 42 साल तक आप अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपको हम बताएं कि जो एज काउंट होगा वो 1 अगस्त 2024 से होने वाला है। इस समय तक आपका एज हो जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि फॉर्म को भरने में कितना पैसा लगने वाला है, कितना पैसा हमको साइबर कैफे को या खुद से भरेंगे तो लगने वाला है। देखिए, जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को 600 रुपये लगने वाला है। किसको? तो मेल कैंडिडेट को। किसको? मेल कैंडिडेट को लगने वाला है। कौन कौन सा? जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, 600 रुपये लगने वाला है। और इसी में हम अदर स्टेट वालों को भी जोड़ सकते हैं, मतलब जो अन्य राज्य से भरेंगे फॉर्म को उनको भी 600 रुपये लगेगा। अन्य राज्य में आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप जनरल में काउंट किए जाएंगे तो 600 रुपये लगेगा। बिहार
बिहार के अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 150 रुपये देना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। बाकी बिहार के सभी महिला, मतलब कि सभी का मतलब किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको 150 रुपये लगने वाला है फॉर्म को भरने के लिए। राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार के लिए 600 रुपया ही लगेगा, क्योंकि इसको हम लोग जनरल में काउंट करते हैं, तो आपको 600 रुपया लगने वाला है। तो फॉर्म फी भी आपको हम बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा। यानी कि 600 रुपया तो पेमेंट है ही, लेकिन आपको 1/4 लगेगा, मतलब कि 150 रुपया आपका भी लगने वाला है। तो जितने भी PS कैंडिडेट हैं और किसी भी कैटेगरी से, उनको 150 रुपया ही फॉर्म फी देना पड़ेगा यहाँ पे भरने के लिए। अब आप लोग पूछेंगे कितना सीट किस कैटेगरी के लिए निकाला गया है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लिखा गया, लेकिन उसको आसानी से हम यहाँ समझा दिए हैं। जो कि जनरल के लिए अगर आप देखेंगे तो मेल में 18 सीट निकला हुआ है। EWS के लिए देखेंगे मेल में 5 सीट है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि 35% महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण होता है और टोटल सीट जो आपका है वो 53 है। इसमें से 14 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। यानी कि जनरल में 18 सीट मेल के लिए है, उसी में से 6 सीट आपका फीमेल के लिए दिया गया है। EWS में देखेंगे 5 सीट है मेल के लिए, तो 2 सीट फीमेल के लिए है। यहाँ पे SC में देखेंगे 10 सीट है मेल के लिए, तो 2 सीट आपका फीमेल के लिए दिया गया है। ST में देखेंगे 1 सीट है मेल के लिए, तो 0 सीट आपका, कोई भी तरह का सीट आपको फीमेल में नहीं मिल रहा है ST कैटेगरी में, ठीक है, बाकी सब में है। अब यहाँ पे देखेंगे EBC कैटेगरी में मेल के लिए कितना है, तो ये 11 सीट निकला हुआ है, जिसमें से 2 यहाँ पे फीमेल के लिए है। BC कैटेगरी में देखेंगे तो 6 आपका मेल के लिए है और 2 यहाँ पे फीमेल के लिए निकाला गया है। BC फीमेल का अलग से सीट निकलता है बिहार में, पता ही है आपको, तो 2 सीट एक्स्ट्रा आपको BC फीमेल के लिए यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। टोटल सीट आप पूछेंगे कितना है, तो 53 सीट यहाँ पे है। इसमें भी बहुत सारा फाइट होने वाला है, मैक्सिमम लोग फॉर्म को भरने वाले हैं। और सभी चीज़ अगर हम आसानी से बता देते हैं कि सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, तब तो और कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको हम बताते हैं कि हमसे जुड़े रहिएगा तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। यानी कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री का टेलीग्राम चैनल है आनंद स्टडी ऑनलाइन का, उससे जुड़ना जरूरी है ताकि आप अपडेट हमेशा रह सकते हैं। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको अभी तक हम पूरे नोटिफिकेशन का शॉर्ट में आपको बता दी कि क्या क्या जानकारी जरूरी था, जो कि पहले आप जान गए। अब कुछ जानकारी नोटिफिकेशन में भी दिया गया है जो कि जानना जरूरी है। अगर गलती कर देते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकला है, जो कि कीट संग्रहकर्ता के लिए निकाला गया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हों, मतलब भारत का आप नागरिक हैं, बिहार के भी नागरिक हैं, भारत के भी हैं, तो आपका यहाँ पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेबसाइट आपका जो होगा वो www.btsc.bihar.gov.in पे आप इसको भर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप यहाँ जाकर के अप्लाई भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब आपको हम बता ही दिए कि इस पद के लिए, मतलब कीट संग्रहकर्ता के लिए क्या वेतनमान होगा, ये भी बता दिए आपको। योग्यता क्या होगा ये भी बता दिए, मतलब 10+2 विज्ञान अगर आप है, आपका स्ट्रीम है तो आप इसको भर सकते हैं। पदों का कोटिवार विवरण भी आपको हम बता दिए कि किसके लिए कितना पद निकला हुआ, वो भी आपको हम समझा दिए। देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट में बोला गया है कि आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि तक अधियाची विभाग से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। जो आपको 53 सीट यहाँ पे दिख रहा है ना, या तो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, जब तक कि इसका अंतिम जो डेट है भरने का, यानी कि 5 मार्च तक इसमें बदलाव भी किया जा सकता है, ये बोला गया है। उम्र सीमा भी आपको हम बता चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि आपको ध्यान देना है, जो कि आपका होगा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्पना के द्वारा आलोक में दिव्यांगों को, ठीक है, PH कैंडिडेट को यहाँ पे 10 वर्ष तक का छूट मिलेगा इस वैकेंसी के लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि आरक्षण का लाभ किसको किसको मिलेगा, कैसे, तो ऑनलाइन आवेदन, यानी कि आप इस आवेदन को ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक कॉलम हुआ कि आप आरक्षित कोटि से हैं तो उसको आपको रंगना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कहा गया है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, यानी कि जो अदर स्टेट से हैं उनको तो मिलेगा ही नहीं, वो जनरल में आएंगे। अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान होगा। अब यहाँ भी क्या कहा गया, देखिए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब SC ST के लिए उम्मीदवार के लिए प्रमाण पत्र कौन कौन सा जमा करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो जाति प्रमाण पत्र, आपका जो जाति है वो देना पड़ेगा, और साथ में आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो डोमिसाइल है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, एक ही होता है दोनों, वो देना पड़ेगा। अब ये सब बनता कहाँ है, तो आपके ब्लॉक में, ठीक है, आप ब्लॉक में जाइएगा, वहाँ से भी आप इसको बनवा सकते हैं। और सभी का जो डेट दिया गया है वो 5 मार्च से पहले का बना होना चाहिए, तभी यहाँ पे मान्य भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत
पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी कैटेगरी, बीसी के लिए क्या प्रमाण पत्र आपका जमा करना पड़ेगा? तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि आपका एनसीएल जो होता है ये आपको बनवा लेना है, बिहार सरकार का परियोजनार्थ में बनवाना है। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र तो आपका लगेगा ही, मूल निवास प्रमाण पत्र मतलब आपका डोमिसाइल जो होता है वो तो बनवाना ही है, ये सभी लोग बनवा लेते हैं, 6 महीना साल भर पुराना भी होगा तो चल जाएगा। ये भी आपका ब्लॉक से बनता है, सभी चीज ब्लॉक में ही आपका बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले के लिए लिखा गया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। कौन कौन सा? तो आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, ये आपका लगता है। ईडब्ल्यूएस बनवाने जाएंगे तो ये आपका लगेगा ही। अस्थायी निवास यानी कि आपको वही डोमिसाइल आपको भी लगना है, डोमिसाइल तो सबको लगेगा, जो भी बिहार के निवासी हैं सबको लगेगा, ठीक है। उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अधिवास अंचल के, अंचल मतलब ब्लॉक के सरकार द्वारा सूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया जाना होना चाहिए, तब आपका मान्य होगा, ठीक है। तो ये आप प्रमाण पत्र वगैरह बनवा लेंगे जो कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला गया है। ये सभी चीज को आपको हम आसानी से समझाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस वीडियो को कम से कम कुछ लोगों में शेयर कर दीजिए जिसको पता नहीं है, और लाइक भी आप जरूर इस वीडियो को कर दीजिएगा। देख लिए किए कि नहीं किए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोट करके साफ साफ बोला गया कि केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। मतलब उनको पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को सदस्य के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि एनसीएल का बना होना जरूरी है, जो कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपका बना होना चाहिए। आप यहाँ देख भी सकते हैं आरक्षित कोटि में किसको किसको रखा गया है। तो पहला में आप देखेंगे यहाँ पे अनुसूचित जाति मतलब एससी को रखा गया है। दूसरा में देखेंगे अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी को रखा गया है। पिछड़ा वर्ग बीसी को भी रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को भी रखा गया है। पिछड़े वर्ग की महिला डब्ल्यूबीसी को भी रखा गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सभी लोगों को आपका आरक्षित कोटि में रखा गया है। यहाँ देखिए साफ साफ बोला गया है नोट पॉइंट बना करके कि पेमेंट ऑफ फी शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी ऑनलाइन ही आपका फी पेमेंट किया जाएगा। ऑफलाइन आप फी को पेमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं आपका ये। और आपको बता दें कि आपका एग्जाम भी ऑनलाइन ही होना है। आगे देखते हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, क्योंकि इसको नहीं समझेंगे तो आप एग्जाम में क्वालिफाई क्यों करेंगे और फॉर्म ही क्यों भर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको समझिए कि चयन का प्रक्रिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो कीट संग्रहकर्ता जो कि आपका पोस्ट होने वाला है, पद पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 12th लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस के आधार पर। और वो प्रश्न कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो आगे देखते हैं, ठीक है। निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के पत्रांक कितना में दिनांक कितना से प्राप्त मंतव्य आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान मतलब पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एवं गणित पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे, किंतु एक कीट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। कितना प्रश्न? 50%। अब परीक्षा का पाठ्यक्रम आप लोग समझ लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि आपका 12th लेवल का ही प्रश्न रहेगा, है ना। जो आपका एग्जाम होने आ जिस लेवल पर आप इस फॉर्म को भरेंगे उसी लेवल का आपका एग्जाम भी होने वाला है। अब दूसरा क्या कहा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 अंक होने वाला है। कितना अंक होगा? तो आपका परीक्षा में टोटल 100 अंक होने वाला है, मतलब 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। 100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय का मतलब कि इस टाइप से आपको मिलेगा, है ना। किसी एक पे आपको टिक लगाना पड़ेगा, वन लाइनर क्वेश्चन ही आपका रहने वाला है। बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 4 ऑप्शन आपका दिया जाएगा। और तीसरा क्या कहा गया कि परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि अगर आप टाइम का बात करें तो 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए, मतलब 120 मिनट का समय आपको मिलने वाला है 100 क्वेश्चन के लिए। और कुल अंक 100 होंगे, मतलब मार्क्स भी एक क्वेश्चन का मार्क्स एक ही आपका होने वाला है। 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। परीक्षा में इंटरमीडिएट स्तर तक के प्रश्न होंगे। स्तर तक का मतलब कि 10th लेवल का भी प्रश्न आपका होगा, है ना। 12th लेवल का भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि तक के प्रश्न होंगे, जिसमें 50% जीव विज्ञान, ठीक है। 50% जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। अब 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा और 50% आपका बायोलॉजी होगा, इसका मतलब 50 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा जाएगा। बाकी आपका अदर सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे बोल ही दिया आपका कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी आपका हम मिला देंगे, कुछ सब्जेक्ट कुछ क्वेश्चन वहां से भी रहेगा। फिर आगे क्या कहा गया ये भी देखिए। उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, आपको बता दें हम कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका कंप्यूटर सामने में रहेगा, आप रहेंगे और आप एग्जाम देंगे वहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से, है ना। यहाँ पे आयोजित किया जाएगा कौन सा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। एवं 1 से अधिक पाली में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। मतलब अगर देखिए अब ज़्यादा लोग अप्लाई कर देंगे इस फॉर्म को तो 1 से ज़्यादा रूप में पाली में एग्जाम आपका हो जाएगा। अगर 1 से ज़्यादा पालियों में
एग्जाम होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया भी इस एग्जाम में लगाया जाएगा आपके रिजल्ट को तैयार करने के लिए, ठीक है। बाकी परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा, यानी कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में नहीं होता। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दे होगा, मतलब दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि दिया जाएगा 1 अंक और काटा जाएगा 0.2, यानी कि आपका 1/4 का निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, निगेटिव मार्किंग भी है। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थी के सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया ही जाएगा, उसी के अनुसार आपका परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। आपका जो फल होगा, किसका फल, परीक्षा का फल नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के आधार पर तब होगा जब 1 से ज्यादा पालियों में आपका एग्जाम लिया जाएगा। सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन के पश्चात प्राप्त अंक के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा, यानी कि जैसे ही नॉर्मलाइजेशन हो के जो नंबर आपका आएगा उसके अनुसार मेगा सूची मेरिट लिस्ट आपका बनाया जाएगा और इसी प्रकार से आपका जो है अंतिम रिजल्ट भी दिया जाएगा। अब आप पूछ रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, मतलब कम से कम हमको कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो साफ साफ देखिए बोला गया है यहाँ पे कि सामान्य वर्ग के लिए, मतलब जनरल लोगों के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 40% अंक कम से कम लाइएगा, तब आपको हम पास करेंगे, ये आयोग आपका बोल रहा है। तो 40% का मतलब क्या होता है, 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम है और 40% बोल रहा है लाने के लिए, इसका मतलब 40 नंबर कम से कम अगर आप नहीं लाते हैं, इससे कम यानी कि 39 और 38 ले आते हैं तो आप तो फेल घोषित पहले ही कर दिए गए। अगर 40 नंबर ले आते हैं या 41-42 इससे प्लस में नंबर लाते हैं तो हो सकता है कि आपको पास कर दिया जाए, लेकिन आपको पता है कि अब का एग्जाम कट ऑफ पे डिसाइड होता है और कट ऑफ जितना जाएगा, यानी कि 60 कट ऑफ चल गया, 80 कट ऑफ चल गया, जितना भी गया उसके अनुसार रिजल्ट बनता है। तो न्यूनतम क्वालिफाइंग मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे बोला ही गया है कि कितना नंबर, तो 40% नंबर आपका सामान्य वर्ग के लिए लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% नंबर लाना जरूरी होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे देखेगा 34% नंबर बोला गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए और सभी महिलाओं के लिए और जितने भी दिव्यांग हैं सभी के लिए यहाँ पे उम्मीदवार के लिए 32% कम से कम अंक लाना होगा, तभी जाकर के आप कम से कम पास हो सकते हैं अंतिम रूप से। होता है ना कि बहुत कम कट ऑफ चल गया तो इतना तो कम से कम होना चाहिए, इससे कम होगा तो आप फेल कर दिए जाएंगे, ठीक है, चाहे सीट खाली ही क्यों ना चल जाए। इस प्रकार से बोला गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। अब नोट में क्या कहा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है, दावा नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगने वाला है। महत्वपूर्ण निर्देश, ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण अंक का पत्र यथा मैट्रिकुलेशन का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, यानी कि आरक्षण वाला तो देंगे ही आप, है ना, आप निवास वगैरह तो देंगे ही। बाकी देखेंगे आप मैट्रिकुलेशन का 10th का आपका मार्कशीट या आपका सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, जो आपके पास है वो दे सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं तभी आप फॉर्म को भर ही पाएंगे 10+2 का। अंक प्रमाण पत्र और यहाँ पे प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी कि प्रोविजनल भी आपके पास है, उससे भी काम चल जाएगा। अगर आप पास कर लिए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा दिया गया जाति प्रमाण पत्र तो आपका लगेगा, है ना, NCL वगैरह लगेगा। आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS सर्टिफिकेट है वो भी आपका लगने वाला है, अगर आप हैं तब, है ना, वो डालेंगे आप। चौथे नंबर में बोला गया स्थायी निवास यानी कि डोमिसाइल, आवासीय प्रमाण पत्र सेम होता है। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती नाती नतनी है, उसका भी प्रमाण पत्र आपका लगेगा। दिव्यांगता का भी प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। ये सभी को आप लोग अपलोड करेंगे, जहाँ पे आप फॉर्म को भरेंगे आराम से उस कॉलम में आप टिक भी करेंगे और वहाँ पे आप अपलोड करेंगे, तभी जाकर के ये मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, खुद का दीजिएगा जो आपका एक्टिव है। मोबाइल नंबर वही जो चालू है, क्योंकि आगे चल के किसी भी तरह का कोई भी चीज़ भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर, तो आपके पास पहुंच पाए, आप उससे अपडेट रह पाएं। बाकी आप आनंद स्टडी ऑनलाइन के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देते हैं, जुड़े रहते हैं तो आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। बाकी टेलीग्राम चैनल भी आपको बता दिए आनंद स्टडी ऑनलाइन का, उससे भी जुड़े रहिएगा तो आपको हम अपडेट कर ही देंगे, इसका जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगा। फोटोग्राफ जो आपको अपलोड करना है, ध्यान दीजिए, आवेदक अभ्यर्थी का फोटो हाल का खींचा होना चाहिए, मतलब लिखा गया है कि 3 माह के अंदर का होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा 5 फोटो एक्स्ट्रा भी अपने पास रख लीजिएगा फॉर्म में भरने के अलावा, ताकि कभी मांगा जाए तो आपको जरूरत के हिसाब से आप वहाँ पे पेश कर सकें, ठीक है। और बैकग्राउंड आपका सफेद पटल का होना चाहिए, यहाँ भी लिख दिया गया है। फोटो पर किसी प्रकार का छाया वगैरह नहीं होना चाहिए, चश्मा उस्मा नहीं लगाना है आपको, सफेद पटल का यानी कि बैकग्राउंड आपका सफेद होना चाहिए। अब इतना समझ गए तो एक पॉइंट और है जो कि याद रखिएगा, अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वो किसी भी फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन अगर भर दिए हैं, उस स्तर पर अगर आप पकड़ाते हैं कि प्रमाण पत्र या फर्जी है आपका, जो भी आपका चेक किया जाता है, फिर आपका जो यहाँ पे अभ्यर्थीता है वो रद्द कर दिया जाएगा। और उतना ही नहीं, आगे सुनिए
कि विरुद्ध कार्रवाई भी किया जाएगा। कौन सा कार्रवाई? तो कानूनी कार्रवाई भी आप पे किया जा सकता है। मतलब है आप SC ST से डाल दिए ओबीसी है डाल दिए SC ST, है ना। इस तरह से अगर आप करेंगे तो बाद में पकड़ाने के बाद आप पे कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भरिएगा। और लास्ट अपडेट आपको बताते हैं कि 4/2/2025 का अपडेट है। ये नोटिस कब आया है? तो 4 फरवरी 2025 का ये अपडेट है, जो कि आप फॉर्म भरना कब से शुरू कर रहे हैं? तो 5 फरवरी से फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। आप भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? तो 5 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जितना भी जानकारी था इससे संबंधित नोटिफिकेशन आपके सामने हम लगा दिए, और जो उचित और सटीक आपके लिए जरूरी था उससे सभी चीज़ आपको हम बता दिए हैं। आपको जरूर अच्छा लगा होगा और इसके लिए आप तैयार भी हो पाए होंगे। क्या कैसे करना है, यानी कि आपका सिलेबस होगा कैसा, कैसे आपको तैयारी करना है। सिलेबस पर अगर वीडियो चाहिए तो भर करके पूरा लाइक और कमेंट्स भी नीचे करिएगा कि हाँ हमें सिलेबस पर वीडियो चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आनंद स्टडी ऑनलाइन जब भी सिलेबस पर वीडियो लाएगा तो आपके लिए वो बेहतरीन होगा। आप उसे समझ पाएंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी भी कर पाएंगे। उसके लिए आपको नीचे कमेंट जरूर करना पड़ेगा कि इस भर्ती से संबंधित पूरे डिटेल से हमको बताइए कि सिलेबस क्या कैसे हम पूरा कर सकते हैं और कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो हाई स्कोर आपका होगा। सभी चीज़ समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सब फ्री का काम है, कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम भी फ्री का है, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू। जय हिंद।